Assalamualaikum. Hope everyone is doing good. So we will be continuing with our past paper, February March 2023. We are left with section C, so we will be completing it. Okay, come on, let's start with the section C. Okay, so why I am doing this section C और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो ये सुन लो। ये सेक्शन सी जो है वो आपको बताया भी है मैंने, मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएगा। ये सेक्शन सी मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। यू हैव टू क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये जो पेपर जो बच्चे मई जून 2023 के अंदर पेपर दे रहे हैं ये उनके लिए बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि जिसने ये सवाल कर लिया उसके पूरे पूरे टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो गई है। कौन कौन से टॉपिक्स की अभी हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4A, explain the circular flow of income in a closed economy and consider the extent to which the circular flow of income changes as an economy becomes an open economy। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सबसे पहले आप इसको ये बता दो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होती है। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चेंज हो और एक इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन जाए तो ये समझा दो आप इसको। 8 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये समझो कि ये सवाल है कौन से टॉपिक का। तो ये मैं इधर लिख देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये है टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। ये कौन से चैप्टर का सवाल है, ये सवाल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ का सवाल, और ये हमारे पेपर में हमारे सिलेबस में अभी अभी ऐड हुआ है, ठीक है। तो आओ हम लोग इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं कि उस क्वेश्चन के अंदर ये हमारे से मांग क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से कराऊंगा कि आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो भी इंटायरली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग इसकी मार्किंग स्कीम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, सब कुछ है ना ये नोट्स के अंदर लिखी हुई डेफिनेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ना। तो मैं आपको शुरू करते हैं हम लोग, आ जाओ। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सॉरी, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सर्कुलर फ्लोज को समझाओगे। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ डिफाइन डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करोगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और वेल्थ, कि यार ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और वेल्थ होती क्या चीज है, ठीक है। तो फिर आप इसको इसके अंदर क्या बताओगे कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और वेल्थ है इसके अंदर आप इसको बताओगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक इनकम और वेल्थ के अंदर, आप इसको बताओगे कि डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं। वो प्लेयर्स कौन कौन है आप इसको वो बताओगे भाई। तो आपने बोला सर प्लेयर्स कौन कौन है आप याद दिला दे। मैंने आपको बताया था पहला प्लेयर होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है आपका फर्म्स, तीसरी होती है आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको बैंक्स कहते हैं, चौथा होता है आपका गवर्नमेंट, और जो पांचवा आपका होता है वो होता है, कौन होता है पांचवा जो आपका प्लेयर होता है वो कौन होता है, वो होता है फॉरेन सेक्टर, ठीक है। आपने इसको ये बताना है, ठीक है। फॉरेन सेक्टर अब्रॉड को कहते हैं। और इसको आप क्या बताओगे, आप इसको बताओगे कि इंजेक्शंस क्या होती हैं, और आप इसको बताओगे कि लीकेजेस क्या होती है, ठीक है। विड्रॉल को लीकेजेस, अच्छा पहले ये समझ लो कि इंजेक्शन को क्या कहते हैं। तो आपने बोला सर इंजेक्शन को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजेक्शन को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करी जाती है, ठीक है। और ये जो विड्रॉल्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन विड्रॉल्स को हम लोग लीकेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विड्रॉल्स को हम लोग लीकेजेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात याद रखना कि जितने भी इंजेक्शन है उनको जे से रिप्रेजेंट करा जाता है, और जितने भी विड्रॉल्स हैं उनको लीकेजेस है उनको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। तो आप क्या क्या बताओगे, सबसे पहले आप इसको बताओगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और वेल्थ क्या है, उसके अंदर कितने प्लेयर्स हैं, और इंजेक्शंस बताओगे, विड्रॉल्स बताओगे, ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है।
फिर आप इसको सवाल का बाकी हिस्सा समझाओगे कि क्या समझाओगे आप इसको सवाल का हिस्सा कि यार ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और वेल्थ में क्लोज्ड इकोनॉमी कैसे, ओपन इकोनॉमी कैसे, डायरेक्ट आप इसको 4 सेक्टर समझा देना। तो देखो ग्राफ बनाना पेपर में जो टेबल है ये बनाना एप्लीकेबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, आप नहीं बनाओ, आप डायरेक्ट इसको पूरी बात समझा दो, मैं मार्किंग स्कीम भी फिर आपको दिखाऊंगा। तो जरा मैं आपको ये टेबल रिवाइज कराता हूँ, जरा गौर से देखना। देखो सबसे पहले होता है हाउस होल्ड, और दूसरा जो प्लेयर होता है वो होता है फर्म्स। ठीक है, आप सबको पता है कि ये जो हाउस होल्ड है ये क्या करता है, हाउस होल्ड जो है ये फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया क्या करता है भाई हाउस होल्ड। हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई हाउस होल्ड यानी कि फार्मर, फार्मर ने दिए फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में फर्म ने इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में इस हाउस होल्ड को क्या दिए, इस हाउस होल्ड को दिए पेमेंट्स। क्या दिया, इस हाउस होल्ड को पेमेंट दिए। ये जो पेमेंट है ये इस हाउस होल्ड की क्या है, ये इस हाउस होल्ड की इनकम है। ठीक है, ये जो पेमेंट मिली है इस हाउस होल्ड को, ये इस हाउस होल्ड की क्या है, इनकम है। और इनकम का कुछ हिस्सा ये क्या करता है, इनकम का कुछ हिस्से से ये कंज्यूम करता है। क्या करता है, इनकम के कुछ हिस्से से ये क्या करता है, ये कंज्यूम करता है। ठीक है, ये इनकम के कुछ हिस्से से क्या करता है, ये कंज्यूम करता है। ये क्या चीज कंज्यूम करता है, ये फर्म से क्या लेता है, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज लेता है। क्या लेता है, ये हाउस होल्ड जो है ये फर्म से क्या लेता है, कंजम्पशन के तौर पे ये हाउस होल्ड फर्म से क्या लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज लेता है। क्या लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक इंसान अपनी इनकम का सारा हिस्सा कंज्यूम नहीं करता, सिर्फ उड़ाता नहीं है, सिर्फ स्पेंड नहीं करता है, उसका कुछ हिस्सा सेव भी करता है, उसका कुछ हिस्सा टैक्स भी देता है, उससे उसके कुछ हिस्से से इंपोर्ट भी करता है। तो अब याद रखना जैसे जैसे सेक्टर इकोनॉमी चेंज होती रहेगी वैसे वैसे एक प्लेयर ऐड होगा। तो अभी कितने प्लेयर है, अभी 2 प्लेयर है, कौन कौन, हाउस होल्ड और फर्म। अब एक और प्लेयर ऐड होगा, उस एक और प्लेयर का नाम क्या होगा बताओ। अभी हाउस होल्ड और फर्म है, अब एक और प्लेयर ऐड होगा, उस प्लेयर का नाम क्या है, उस प्लेयर का नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बैंक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब एक और प्लेयर ऐड हो गया जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग बैंक भी कहते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हाउस होल्ड अपनी इनकम का कुछ हिस्सा क्या करेगा, हाउस होल्ड अपनी इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम भी करेगा और साथ साथ कुछ पैसे क्या करेगा, कुछ पैसे सेव भी करेगा। क्या करेगा, सेव भी करेगा। तो चाहे वो कंज्यूम करे चाहे वो सेव करे, दोनों केस में उसकी जेब से पैसा जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विड्रॉल। और विड्रॉल को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डब्ल्यू से। ठीक है, अब जो पैसा हाउस होल्ड ने बैंक में सेव करा है, बैंक आगे वो फर्म्स को पैसा इंजेक्ट कर रही है, किस फॉर्म में, लोन्स की फॉर्म में इंजेक्ट कर रही है। क्या बोला मैंने, जो पैसा हाउस होल्ड ने सेव करा वो फर्म आगे क्या कर रही है, वो आगे फर्म जो है ना वो इंजेक्ट कर रही है, किसको, बैंक्स इंजेक्ट कर रही है फर्म को लोन्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में इंजेक्ट कर रही है, लोन्स की फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे सेक्टर इकोनॉमी चेंज होती रहेगी वैसे वैसे एक एक प्लेयर ऐड होता रहेगा। तो अब एक और प्लेयर ऐड होगा, वो एक और प्लेयर कौन है, एक और प्लेयर ऐड होगा कौन, गवर्नमेंट। ठीक है, अब इंसान जितनी भी इनकम कमाता है वो सारी ना तो सेव करता है ना सारी कंज्यूम करता है, उसका कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को भी क्या देगा, उसका कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। क्या देगा भाई, इस इनकम का कुछ हिस्सा वो कंज्यूम करेगा और कुछ हिस्सा वो सेव करेगा और कुछ हिस्सा वो टैक्स देगा। तो चाहे कंज्यूम करे चाहे सेव करे चाहे टैक्स दे, ये तीनों विड्रॉल है। ठीक है, ये लीकेजेस हैं, उसकी इनकम से लीक हो रहा है पैसा। फिर गवर्नमेंट जो है वो आगे एक्सपेंडिचर करेगी, तो फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज करेगी, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी एक इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन है। तो मैं इधर लिख दूं कि गवर्नमेंट आगे एक्सपेंडिचर करेगी और ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये भी इंजेक्शन है। और ये इंजेक्शन किस फॉर्म में होगा, रोड्स एंड डेवलपमेंट की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, रोड्स एंड डेवलपमेंट की फॉर्म के अंदर। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया कि जैसे जैसे एक एक प्लेयर ऐड होता रहेगा, सेक्टर इकोनॉमी चेंज होगी वैसे वैसे एक एक प्लेयर ऐड होगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं कौन सी इकोनॉमी के ऊपर, फॉरेन सेक्टर के ऊपर, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर। तो अब देखो एक और प्लेयर ऐड हो गया जिसका नाम क्या है, फोर्थ सेक्टर। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनकम का सारा हिस्सा इंसान सेव नहीं करता,
कुछ हिस्सा जो है वो इंसान क्या करता है, कुछ हिस्से से इंसान इंपोर्ट भी करता है कुछ पैसों से। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो इंपोर्ट है ये भी क्या है, ये जो इंपोर्ट है ये भी एक विड्रॉल है। ये इंपोर्ट जो है ये भी क्या है भाई, ये इंपोर्ट जो है ये भी एक विड्रॉल है। तो मैं इधर मेंशन कर दूं कि भाई ये जो इंपोर्ट होता है आपका ये भी एक विड्रॉल है, यानी कि ये भी एक लीकेज है, ठीक है। और बदले में जो है ना वो फर्म जो है वो गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, तो वो एक इंजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये पूरी बात समझ आई। तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या क्या बताना है। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और वेल्थ। उसके साथ साथ आपको इसको समझाना है कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। और इसको इस सेक्टर इकोनॉमीज के थ्रू ये मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आपको प्रूफ करके देना है कि आपकी दो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, एक y इज इक्वल टू AE है और जो दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है वो है विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन, ठीक है। ये बात समझ आई। अब ये कैसे प्रूफ करोगे वो इधर जरा देख लो भाई, मैं इधर कर रहा हूँ साइड पे। मुझे एक बात बताओ, आपने इनकम का कुछ हिस्सा, इनकम आपकी कैसे फॉर्म होगी, इनकम का कुछ हिस्सा आपसे आपने कंज्यूम करा है, इनकम का कुछ हिस्से से आपने बैंक में सेव मारा, इनकम के कुछ हिस्से से आपने टैक्स दिया गवर्नमेंट को और कुछ पैसों से आपने इंपोर्ट करा, ठीक है। अब ये जो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन के बदले में आपने क्या क्रिएट करा, आपने क्रिएट करा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो सेविंग है इसके बदले में क्या क्रिएट हुआ, बैंक ने आगे लोन्स की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करी, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर क्रिएट हुआ, सेविंग के बदले में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है उससे कौन सा एक्सपेंडिचर क्रिएट हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो आपने इंपोर्ट करा उसके बदले में क्या क्या क्रिएट हुआ है, उसके बदले में एक्सपोर्ट क्रिएट हुए हैं, उसके बदले में एक्सपोर्ट क्रिएट हुए हैं। तो ये इसलिए एक्सपोर्ट ऐड करा जा रहा है और इंपोर्ट जो है वो माइनस करा जा रहा है, क्योंकि आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालने के लिए नेट ऑफ करना पड़ेगा, आपको नेट एक्सपोर्ट्स या नेट इंपोर्ट्स निकालने होंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप मुझे बोलोगे y इज इक्वल टू AE। इनकम का कुछ हिस्सा आप कंज्यूम कर रहे हो, कुछ हिस्सा आप सेव कर रहे हो, कुछ हिस्सा आप टैक्स दे रहे हो, कुछ हिस्से से आप इंपोर्ट कर रहे हो, जिसके बदले में C प्लस I प्लस G प्लस X क्रिएट हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कंजम्पशन है और कंजम्पशन है ये तो कट जाएगी, तो आपके पास क्या क्या बच गया, आपके पास बच गया सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स। मुझे एक बात बताओ, ये सारी आपकी इनकम से सेविंग की फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में, इंपोर्ट की फॉर्म में, सारी आपकी इनकम से पैसा गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारे विड्रॉल्स हैं, यानी कि ये सारे क्या है, लीकेजेस हैं। और आगे जितने भी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो सारे क्या है, ये सारी इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट इंजेक्शंस है। ये सारी की सारी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, ये सारी की सारी आपकी इन्वेस्टमेंट इंजेक्शंस है। क्या है, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी इंजेक्शंस है, ठीक है। ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ये सारी की सारी आपकी इंजेक्शंस है। तो देखो आपका मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर और विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इस तरीके से फॉर्म हो गया। तो यहां तक आपको 6 मार्क्स मिल गए। अब आपको कंक्लूजन लिखनी है, आपको इवैल्यूएशन करनी है। तो मुझे बताओ आप इवैल्यूएशन में क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इवैल्यूएशन के अंदर, मुझे बता दो जरा। इवैल्यूएशन के अंदर व्हाट विल यू राइट, क्या लिखोगे इवैल्यूएशन के अंदर। सबसे पहली बात आप इसको बता देना, इंपॉर्टेंस ऑफ x माइनस एम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस ऑफ x माइनस एम क्या है, इवन इफ यू आर एन ओपन इकोनॉमी। भाई आप इसको बताओगे कि ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ x माइनस एम है ना, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के रिलेटेड है, कि आपको जो है वो ये चेक करना होता है, नेट एक्सपोर्ट्स और नेट इंपोर्ट्स चेक करने होते हैं। इसलिए जो है वो आप x माइनस एम के ऊपर फोकस करते हो। किसके ऊपर फोकस करते हो, x माइनस एम के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात आप इसको कंक्लूजन में क्या बता सकते हो कि ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ये कितना परसेंटेज है जीडीपी का, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि कितना जो आप इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो उसका कितना हिस्सा जो है वो आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो भाई।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4A है, इसको प्लीज लिख लेना, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जिस बच्चे ने इसकी प्रैक्टिस करी उसका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मार्किंग स्कीम पढ़ रहा हूँ जरा। देखो सबसे पहले इसने बोला है a clear knowledge that the circular flow of income in a closed economy involves household, firms, government, and its injection of I and G, leakages, withdrawal, saving tax, so that investment plus government expenditure plus saving plus tax। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर आप इसको बताओगे, फिर आप इसको बताना कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन में कैसे चेंज हुई है। सवाल ये पूछ रहा है कि ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई एक एक प्लेयर ऐड होता रहेगा, एक इंजेक्शन होगा तो एक विड्रॉल होगा, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट। अभी आपको बताया था, इधर याद भी करा देता हूँ, देख लो। बताया था आपका इक्विलिब्रियम होगा y इज इक्वल टू ए, ये बताया था आपको, इधर साइड पे लिख रहा हूँ, देखो ये बताया आपको y इज इक्वल टू ए आपका इक्विलिब्रियम हो गया। कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। सी और सी कट जाएगा, मैंने आपको अभी बताया, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स, ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे विड्रॉल्स हैं और ये सारे इंजेक्शन है। तो देख लो यही हुआ है, आई प्लस जी प्लस एक्स, ठीक है, एस प्लस टी प्लस एम। ठीक है, तो ये विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन हो गया, देखो इंजेक्शन एंड दी विड्रॉल। फिर आप इसको कंक्लूजन दोगे, कंक्लूजन में इसको क्या बताओगे, कंक्लूजन के अंदर आप इसको बताओगे कि डिपेंड करता है इंटरनेशनल ट्रेड, नेट ट्रेड के ऊपर। जो नेट ट्रेड का वर्ड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, कि नेट इंपोर्ट ज्यादा है नेट एक्सपोर्ट ज्यादा है। ठीक है, सही है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। इज इट क्लियर, शुड आई गो फॉरवर्ड? चलो भाई आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एग्जामिनर आसरा नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, वो नए टॉपिक्स टेस्ट कर रहा है, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ था ताकि एंड में इसको करेंगे तो फिर हम लोगों को ये याद रहेगा। ठीक है, मैंने इसीलिए इसको एंड में छोड़ा था कि जब आप लोग पेपर से एक दो दिन पहले करोगे तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Axis whether the consequences of economic growth for an economy are always positive, 12 marks। ये क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है consequences, तो consequences can be positive और consequences can be negative। यानी कि कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे और नुकसान है और क्या वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, नहीं। तो ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सवाल कौन से टॉपिक का है, तो आप बोलोगे सर ये सवाल जो है ये है टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, ये सवाल किसका है, ये टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जिसको हम लोग AO1 कहते हैं, उसके कितने मार्क्स है, उसके जो मार्क्स हैं वो है 4 मार्क्स। ठीक है, फिर इसके बाद AO2 में एनालिसिस के मार्क्स हैं 4, और इवेल्युएशन के मार्क्स हैं AO3 जिसको कहते हैं कंक्लूजन जिसको कहते हैं, उसके 4 मार्क्स है। ठीक है, तो आप बताओ ए पार्ट जो है वो इंटायरली डिफरेंट है, बी पार्ट जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। तो सबसे पहले बी पार्ट के अंदर डेफिनेशन देंगे, किस चीज की डेफिनेशन देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट भी है ये। सबसे पहले आप इसको डेफिनेशन दोगे किसकी, सबसे पहले आप इसको बता दोगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चीज है, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, फिर इसको क्या बताओगे, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब इकोनॉमी अपने प्रोडक्टिव पोटेंशियल के ऊपर काम कर रही होती है, जब कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़ रहा होता है, पीपीसी से लिंक्ड है ये टॉपिक, प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी, जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ रहा होता है। ठीक है, कंट्री का आउटपुट और कंट्री का जीडीपी जो है वो बढ़ रहा होता है,
तो कंट्री में कौन सी ग्रोथ चल रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, ठीक है। फिर इसको बताओ कि 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होती हैं, 2 तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और एक पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। कितनी होती हैं? 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। एक होती है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरी जो है वो होती है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। 2 तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है और एक पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है। मुझे बताओ एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? कौन मुझे बताएगा? एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने की वजह से, जब पीपीसी के अंदर जो पॉइंट है वो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होता है। और पोटेंशियल ग्रोथ आती है एलआरएस के बढ़ने से, यानी कि कंट्री के पोटेंशियल के बढ़ने से, यानी कि जब कंट्री का पीपीसी शिफ्ट मारेगा, ठीक है। सही है। तो आपने ये इकोनॉमिक ग्रोथ में उसको बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल, देयर इज एन इंक्रीज इन आउटपुट एंड जीडीपी एंड देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सही, ये दोनों चीज आप इसको बताओगे। फिर अब आप इसको बताओ कि इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्योंकि सवाल ने बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। तो इसको बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला इसको फायदा बताओ कि जब कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इसका मतलब है कि कंट्री की एग्रीगेटेड डिमांड ज्यादा होगी, और जब एग्रीगेटेड डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा। जब प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा तो वो प्रोडक्शन को क्या कर देगा? वो प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, तो कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी, ठीक है। तो ये आपका पहला फायदा है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये पहला फायदा है। लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं कि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इट मींस के ज्यादा आउटपुट बन रहा है, ज्यादा जीडीपी बन रहा है, तो इट मींस के जॉब्स जो है वो ज्यादा क्रिएट होंगी। जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी तो लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, तो लोग जो है वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकेंगे, अफोर्ड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, अफोर्ड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकेंगे। जब वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ठीक है। एक और फायदा क्या है कि जब जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जब इनकम ज्यादा होंगी, जॉब ज्यादा होंगी, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो वो बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करेगी। बेटर हेल्थ केयर और स्पेंडिंग के एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करेगी, तो इससे अगेन जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ठीक है। और बताओ और क्या होगा? जब कंट्री का रियल जीडीपी और कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा तो कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। क्या बोला? कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि कंट्री में बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ठीक है। तो कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, ठीक है। कंज्यूमर हैव मोर चॉइसेस, ये भी लिख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ आउटपुट और जीडीपी का बढ़ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, सही है। अच्छा, एक काम की बात जो हम लोग भूल गए कि जब आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा तो देयर विल बी इंक्रीज चांसेस कि हम लोग अपने गुड्स को एक्सपोर्ट्स करेंगे, और जब हम लोग एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमारी कंट्री में इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, और जब हमारी कंट्री में इनफ्लोज बढ़ेंगे तो हमें 3 फायदे हो जाएंगे। कि कौन कौन से फायदे होंगे? नंबर 1 आपको होगा कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो जाएगा,
नंबर 2 आपको एक और फायदा होगा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर 3 आपको एक और फायदा होगा कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस में चला जाएगा। ठीक है, मतलब करंट अकाउंट पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी, करंट अकाउंट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तो फायदे हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे फायदे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के। अब मुझे नुकसान बताओ, इकोनॉमिक ग्रोथ का नुकसान। एक तो नुकसान आपके सामने है कि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, शाबाश ताहिर, क्या बात है, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। प्राइसेस क्या हो जाएंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो उसकी वजह से कंट्री में एक इन्फ्लेशन आ जाएगी। कौन सी इन्फ्लेशन आ जाएगी, कंट्री में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। कौन सी इन्फ्लेशन आ जाएगी, कंट्री में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर मुझे एक और बात बताओ कि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट, जब आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा तो उसकी वजह से रिसोर्सेज की क्या होंगी, डिप्लीशन होंगी। जब आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा तो उसकी वजह से रिसोर्सेज की क्या हो जाएंगी, डिप्लीशन होंगी। एक वक्त आएगा जब वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी। तो मैं इधर एक और नुकसान लिख देता हूं कि डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, और जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी और आउटपुट और जीडीपी बढ़ रहा है तो इट मीन्स के आपकी जो फर्म्स हैं, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ता है। तो इट मे बी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो आप, इसका मतलब है कि आप जो है वो ज्यादा मशीन्स वगैरह यूज कर रहे हो। तो जब आप ज्यादा मशीन्स वगैरह यूज करोगे, क्या बोला मैंने आपको कि जब आप ज्यादा मशीन्स वगैरह यूज करोगे तो कंट्री के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। कौन सी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जो नई टेक्नोलॉजी की वजह से लेबर फारिग हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्री में एक टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अच्छा, फिर जब आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा, जब आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि कंट्री में पॉल्यूशन बढ़ेगा, और कंट्री में पॉल्यूशन बढ़ेगा तो एक्सटर्नल कॉस्ट की क्रिएशन होगी। ठीक है, क्योंकि कंट्री के अंदर क्या हो रहा होगा, इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के मैंने और आपको जो है वो एक और नुकसान बता दिए। ठीक है, सही है। एडवांटेज में मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा तो जो वर्कर है उनके पास होंगे लॉन्गर वर्किंग आवर्स। वर्कर्स को ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। जब वर्कर को ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा तो उसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो गिरेगी। उसकी वजह से वर्कर की क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरेगी, और इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी वर्कर का गिर सकता है। तो ये सारे फायदे, ये सारे नुकसान है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ डायग्राम कौन सी बन सकती है, तो आप बोलोगे सर दो डायग्राम बन सकती है, एक LRAS वाली, और एक और कौन सी बन सकती है कि आपका PPC जो है वो शिफ्ट मारा है। ठीक है, तो दो डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूँ, फिर हम कंक्लूजन के ऊपर बात कर लेते हैं। एक डायग्राम आपकी बन जाएगी वही वाली, ये आपका कंट्री का PPC हो गया। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया प्राइस लेवल, ये वो हो गया आपकी एग्रीगेटेड डिमांड LRAS वाली डायग्राम। और इधर मैंने लिख दिया, ऊपर मैंने लिख दिया प्राइस लेवल, और नीचे मैंने लिख दिया रियल इनकम। ये हो गया लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई, ये हो गई प्राइस P1। ठीक है, डिमांड पर लाती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने की वजह से। तो ये देख लो, जितनी बार एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी है उतनी बार आप प्राइस और इनकम मार्क कर दो। तो ये देखो, ये एग्रीगेटेड डिमांड और ये प्राइस और रियल इनकम मार्क हो गई। ठीक है,
ठीक है, अब ये देखो, ये प्राइस P2, ये प्राइस P3, ये प्राइस P4, ये प्राइस P5, ये प्राइस P6, ये Y1, ये Y2, ये Y3, ये Y4, ये Y5, ठीक है। ये एग्रीगेटेड डिमांड 1, ये एग्रीगेटेड डिमांड 2, ये एग्रीगेटेड डिमांड 3, ये एग्रीगेटेड डिमांड 4, ये एग्रीगेटेड डिमांड 5, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम E1, ये E2, ये E3, ये E4 और ये इक्विलिब्रियम E5 हो गया, ठीक है। प्राइस 10% से बढ़ी, रियल इनकम 50% से बढ़ी। फिर इसके बाद प्राइस 50% से बढ़ी, रियल इनकम 10% से बढ़ी। उसके बाद जो भी इन्फ्लेशन आएगी उसको हम लोग कहते हैं कौन सी इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन। कौन सी इन्फ्लेशन कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। एक ये बन गई एक और डायग्राम। फिर एक और आपकी डायग्राम क्या बनेगी कि आपका जो कंट्री है उसका पीपीसी जो है वो शिफ्ट मारा। तो देखो एक और डायग्राम बन जाएगी आपके पीपीसी के शिफ्ट मारने की, ठीक है। तो अब देखो ये ऊपर मैंने लिख दिया कैपिटल गुड्स क्वांटिटी, और नीचे मैंने लिख दिया कंज्यूमर गुड्स क्वांटिटी, ठीक है। ये ए बी और सी डी पे शिफ्ट मारा पीपीसी आपका, ठीक है। ये दो डायग्राम बन जाएंगे। सेट है, ओके है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। कंक्लूजन मुझे कौन बताएगा आप में से कि कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग? बताओ कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग कंक्लूजन के अंदर? एक तो आप पॉइंट लिख सकते हो एक्सटेंट ऑफ द लेवल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव जिसका इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है कि कितना कैपिटल, कितना मशीन आप लोग यूज कर रहे हो तो उससे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ठीक है। दूसरा आप टाइम लैग के ऊपर बात कर सकते हो। टाइम लैग मतलब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के ऊपर बात कर सकते हो, ठीक है। कि शॉर्ट रन में हमेशा एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी और लॉन्ग रन के अंदर हमेशा पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। इसके ऊपर आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आगे जाऊं तो आप किसके ऊपर बात कर सकते हो? और अगर मैं आगे जाऊं तो आप इसको कंक्लूजन में बोलोगे मोर ओवर इफ बोथ एक्चुअल एंड पोटेंशियल, moreover if both actual and potential economic growth takes place at the same time, so it will be more beneficial in terms of benefits of economic growth to the country। ठीक हो गया, सही है। ये सवाल, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है इकोनॉमिक ग्रोथ वाला? जी ओके चलो देखो भाई, अब ये कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का पहला फायदा क्या है। पहला फायदा ये है कि इम्प्रूवमेंट होगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा, इनकम बढ़ जाएगी,
एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। लास्ट पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव क्या है, ताहिर ने बताया था, डिप्लीशन होगी रिसोर्सेज की, एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट होगी, डैमेज होगा पॉल्यूशन वगैरह की वजह से। अच्छा, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगी क्योंकि लोग ज्यादा घंटे काम कर रहे होंगे, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर बताओगे आप इसको कि हाउ मच, कितने बेनिफिट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के शेयर हो रहे हैं। अच्छा, कितना वो कैपिटल इंटेंसिव के, कितनी ज्यादा कैपिटल यूज हो रहा है। अच्छा, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन बताओगे इसको, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, ये अच्छा पॉइंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। फिर इसको बताओगे कि हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल और पोटेंशियल अगर साथ शिफ्ट मारेगा तो ही पॉजिटिव होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट, वरना नहीं होगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन स्पेसिमेन का, उसका फरवरी मार्च का क्वेश्चन नंबर 4। बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू गाइस? So proceeding towards the next question, ठीक है, it's very easy, it's of the chapter exchange rate, we have done it in the topical questions as well, लेकिन let's see it. Question number 5A, with the help of a diagram, explain what is meant by an appreciation of a floating exchange rate and consider whether a country can only benefit from the appreciation of its currency. 8 marks. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि डायग्राम की मदद के, विद द यूज ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, आप इसको ये बताओ कि एक तो फ्लोटिंग एप्रिसिएशन का क्या मतलब है, और क्या कहते हैं, ये बताओ कि एप्रिसिएशन के क्या क्या फायदे होंगे। सही है, ये बोल रहा है कि सिर्फ फायदा होगा या नुकसान भी बताना है हमको, क्योंकि इसने लिखा है ना, इसने लिखी है ना ये बात, कैन ओनली बेनिफिट, कैन ओनली वेदर, तो इसका मतलब है आपको फायदे नुकसान दोनों बताना है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज सेइंग कि क्या एप्रिसिएशन से सिर्फ फायदा होगा, कैन ओनली बेनिफिट, ये क्वेश्चन बार बार ये कह रहा है, तो सिर्फ फायदा नहीं होगा, नुकसान भी होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन की अगर हम लोग मार्किंग स्कीम बनाते हैं, इफ वी मेक द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5A, क्या क्या डिफाइन करेंगे हम लोग। ओके, तो मुझे बताओ जरा, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सचेंज रेट को, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को, ठीक है। क्या बताओगे इसको, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो होता है जो डिटरमाइन होता है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, ठीक है, डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। तो आपने बोला सर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जो कहां से डिटरमाइन होगा थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। तो मैं इधर लिख दूं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जो कि डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी से डिटरमाइन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या बताओगे, फिर इसके बाद आप इसको बताओगे कि ये एप्रिसिएशन क्या है, डिफाइन एप्रिसिएशन। तो मुझे जरा कौन बच्चा बताएगा एप्रिसिएशन क्या होती है। तो आपने बोला सर एप्रिसिएशन होती है
rise in the value of our currency। एप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का बढ़ना। क्या होता है? एक्सचेंज रेट का बढ़ना। अच्छा, क्या एप्रिसिएशन की कोई डायग्राम बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है डायग्राम। तो आओ लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ एप्रिसिएशन फर्स्ट, कि एप्रिसिएशन की क्या डायग्राम बन सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ पहले, एप्रिसिएशन किस वजह से आ सकती है? एप्रिसिएशन की दो वजह है, या तो डिमांड फॉर डॉलर का बढ़ना, या तो सप्लाई फॉर डॉलर का कम होना। ठीक है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो भी शॉर्टेज होगी, सप्लाई कम होगी तो भी शॉर्टेज होगी। तो डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। कौन सी बना सकते हैं? डिमांड फॉर करेंसी का बढ़ना। तो देखो, सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यू हैव टू मेक टू एक्सेस। एक एक्सेस के ऊपर आपने लिख दिया एक्सचेंज रेट, और एक एक्सेस के ऊपर आपने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ डॉलर। ठीक है। अच्छा, ये डिमांड फॉर डॉलर और ये हो गया सप्लाई फॉर डॉलर। जहां पे दोनों इक्वल वो एक्सचेंज रेट, वहां से क्वांटिटी ऑफ करेंसी निकल आई। तो ये देखो, ये डिमांड फॉर डॉलर, ये सप्लाई फॉर डॉलर, ये इक्विलिब्रियम, ये एक्सचेंज रेट, और ये हो गया क्वांटिटी ऑफ डॉलर। ठीक है। अब डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज हुई, तो डिमांड फॉर डॉलर बढ़ी, तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारा? राइट पे शिफ्ट मारा। तो ये आपकी न्यू एक्सचेंज रेट और ये आपकी न्यू क्वांटिटी। ठीक है। तो डिमांड फॉर डॉलर किधर शिफ्ट मारी? डी डॉलर से डी डॉलर वन के ऊपर, जिसकी वजह से ये आपका न्यू एक्सचेंज रेट हो गया और ये आपका हो गया न्यू क्वांटिटी फॉर डॉलर। ठीक है। तो ये आपका एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया और ये आपका क्वांटिटी फॉर डॉलर भी बढ़ गया। ये आपकी डायग्राम बन जाएगी। अब इसको बताओ कि एप्रिसिएशन का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले तो आपने इसको ये बताया कि एप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का बढ़ना, और जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो एक्सपोर्टेड गुड महंगा होगा, तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी और एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा। और जब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा तो मुल्क में पैसा भी कम आएगा, यानी कि कंट्री में इनफ्लोज भी कम हो जाएंगे। और आपको मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया कि जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, नहीं बात एक और बना सकते हो डायग्राम आप। अगर क्वांटिटी कम हुई है तो इसका मतलब है एग्रीगेटेड डिमांड कम हुई, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और कंट्री में क्या बढ़ जाएगी? कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक नुकसान हो गया। अच्छा, अब बताओ फायदा के ये नुकसान हो गया। क्या क्या नुकसान हो गया, पहले मैं ये मार्क कर देता हूँ। एक तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ये आपका नुकसान हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको क्या बताओ कि वैसे तो इम्पोर्टेड गुड की प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन अज्यूम ये करते हैं कि इस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक चल रही है। क्या चल रही है? इस इम्पोर्टेड गुड की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक चल रही है, ये अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर इस इम्पोर्टेड गुड की प्राइस 50% से भी गिर जाती है तो क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी? 10% से, और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। क्या बोला मैंने आपको? अगर इस इम्पोर्टेड गुड की डिमांड इन इलास्टिक है और अगर इसकी प्राइस 50% से भी गिर जाती है एक्सचेंज रेट के बढ़ने की वजह से, तो क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, बढ़ेगी, और एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम होगी। तो एक इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। कौन सी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो ये आपने फायदा लिख दिया। ठीक है। एक फायदा एक नुकसान बताना था, तो एक फायदा और एक नुकसान बता दिया। क्लियर है? हाँ, करंट अकाउंट भी जा सकता है उसमें, लेकिन हम लोग ये भी बात लिख सकते हैं। अच्छा, इसने एक और बात बोली कि करंट अकाउंट भी डेफिसिट हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट हो नेगेटिव हो सकता है, और करंट अकाउंट नेगेटिव होता है, नॉट डेफिसिट, सॉरी माय मिस्टेक। करंट अकाउंट भी नेगेटिव होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नेगेटिव होगा, और बीओटी डेफिसिट में चला जाएगा।
ये 3 भी आपके नुकसान हैं। बिल्कुल, यू गाइस आर राइट। ठीक है, अब सवाल ये है कि कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे। देखो, मैंने आपको बताया भी है कि कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे। मुझे जल्दी से कौन बताएगा। इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन पीईडी। ठीक है, याद है वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन पढ़ाया था, इट डिपेंड्स अपॉन पीईडी। पीईडी में क्या क्या बता दोगे इसको। शॉर्ट रन बता दोगे, और इसको क्या बता दोगे, इसको लॉन्ग रन बता दोगे। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, हाँ। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, बिल्कुल। अगर डिमांड इन इलास्टिक होती है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस में होगा। ठीक है, एक तो आपने इसको ये बता दिया। सही है, बस ये आपकी कंक्लूजन आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5A। बोलो, क्लियर है। 5B की तरफ जाए। So this is the last part of this question. Come on, let's finish it. Axis whether supply side policy are the most effective way to correct a deficit on the current account of the balance of payment of an economy 12 marks. सप्लाई साइड पॉलिसी क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ये पूछ रहा है। क्या सप्लाई साइड पॉलिसी, वेदर सप्लाई साइड भी यूज कर सकते हैं और फिस्कल मॉनेटरी भी यूज कर सकते हैं, डिमांड साइड पॉलिसी भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें दोनों पॉलिसीज का बताओगे, फिर आप कंक्लूजन में सपोर्ट किसको करोगे, सप्लाई साइड पॉलिसी को, क्योंकि वो एक नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी होती है। ठीक है, तो अब मैं पूरी की पूरी बातें लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन क्या दूंगा, मुझे ये बताओ। सबसे पहले डेफिनेशन, इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन क्या दूंगा। पार्ट बी, सबसे पहले मैं इसको दो चीजें डिफाइन करूंगा। एक तो मैं इसको डिफाइन करूंगा सप्लाई साइड पॉलिसी, मैं इसको बताऊंगा कि सप्लाई साइड पॉलिसी का एम होता है एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना, और एग्रीगेटेड सप्लाई या तो शॉर्ट रन में बढ़ सकती है, या तो एग्रीगेटेड सप्लाई जो है वो आपकी लॉन्ग रन के अंदर बढ़ सकती है। ठीक है, सप्लाई साइड पॉलिसी का एम है एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना, और ये बढ़ सकती है या तो शॉर्ट रन में या तो लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में ये सप्लाई साइड पॉलिसी कैसे बढ़ेगी। शॉर्ट रन में बढ़ाने का तरीका ये है कि आप अपने वर्कर को ट्रेनिंग दे दो। ठीक है, आप जो है वो क्या कर दो भाई, सब्सिडी प्रोवाइड कर दो। आप जो है अगर चाहते हो शॉर्ट रन में बढ़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दो, जैसे लैंड का रेंट कम हो गया, लेबर की वेजेस कम हो गई, मशीन के ऊपर इंटरेस्ट कम हो गया। चौथा तरीका है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स को रिमूव कर दो। ठीक है, और क्या कर दो, रॉ मटेरियल की प्राइस गिर जाए, फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आपकी शॉर्ट रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हो आपकी लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़े, तो वो पोटेंशियल के शिफ्ट होने से, यानी कि पोटेंशियल के बढ़ने से, यानी कि पीपीसी के शिफ्ट होने से बढ़ेगी। ठीक है, पोटेंशियल के बढ़ने से यानी कि पीपीसी शिफ्ट होगा। और आप सबको याद है, अभी हमने इकोनॉमिक ग्रोथ वाले क्वेश्चन में भी करे थे कि पीपीसी के शिफ्ट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक होता है डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एक होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, एक होता है इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, आई वाली। ठीक है, और एक और होता है इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, याद है आपको। ये सारे रीजन है जिनकी वजह से कंट्री का पोटेंशियल बढ़ सकता है। ठीक है, रिवाइज हो गया ये भी। ठीक है, अब मैं सवाल की बात के ऊपर आता हूँ। सवाल सप्लाई साइड पॉलिसी को डिफाइन करेंगे, और हम लोग डिफाइन करेंगे करंट अकाउंट के
डेफिसिट को। ठीक है, कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कब होगा? जब आउटफ्लोज ज्यादा हैं और इनफ्लोज कम है। अच्छा, ये आउटफ्लोज क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होंगे, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा। ठीक है, ये आप इसको बता दोगे और इसको बताओगे कि ये आपका इशू है, ये आपका इशू है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप पॉलिसी लगा रहे हो और उस पॉलिसी का टारगेट क्या होगा? उस पॉलिसी का टारगेट होगा, क्या टारगेट होगा इस पॉलिसी का? इनफ्लोस को बढ़ाना और आउटफ्लोस को कम करना। इनफ्लोस को बढ़ाना, आउटफ्लोस को कम करना, मतलब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और इंपोर्ट्स को कम करना। ठीक है, ये इस पॉलिसी का टारगेट होगा सप्लाई साइड को अगर हम यूज करेंगे तो अगर हम सप्लाई साइड पॉलिसी को यूज करते हैं, अगर हम सप्लाई साइड पॉलिसी को यूज करते हैं और हम इसको बताते हैं कि लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई को अगर हमने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया भाई? हम लोगों ने एम्प्लॉयज को एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर काम कर दिया। हमने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और एजुकेशन के ऊपर काम कर दिया, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। जब कॉस्ट कम होगी तो इसकी वजह से प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और जब प्राइस कम होगी तो हमारा एक्सपोर्टेड गुड कॉम्पिटिटिव लगेगा, तो एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इनफ्लोस बढ़ जाएंगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट में है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? लेकिन फिर आप इसको कंक्लूजन के अंदर इस सप्लाई साइड पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस बताओगे, वो फिर मैं कंक्लूजन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, फिर आप इसको बताना कि सिर्फ सप्लाई साइड नहीं, आप एक और पॉलिसी भी यूज कर सकते हो जिसको आप लोग कहते हो फिस्कल पॉलिसी, या फिर आप कौन सी यूज कर सकते हो? आप मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज कर सकते हो, ये भी आप इसको बता सकते हो। ठीक है, फिर अगर मैं फिस्कल और मॉनेटरी की बात करूं तो फिस्कल के अंदर दो टूल्स होती हैं, एक होता है टैक्सेशन, एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो आप टैक्स को कम कर दो और आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो। ठीक है, अच्छा, टैक्स के अगर आपको करंट अकाउंट रिड्यूस करना है, सॉरी, तो आप जो है वो टैक्स को बढ़ा दोगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दो। टैक्स में कौन कौन सा टैक्स कम करोगे? इनकम टैक्स को कम बढ़ा दो और आप कॉरपोरेशन टैक्स को बढ़ा दोगे। ठीक है, सही है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स को बढ़ाओगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी इंपोर्टेड गुड्स की, तो आउटफ्लोस कम होंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा। सही है, फिर आप इसको बताओगे कि जब आप कॉर्पोरेशन टैक्स को बढ़ाओगे तो रिटेन प्रॉफिट्स कम होंगे, जिसकी वजह से री इन्वेस्टमेंट कम होगी। और क्या लिखोगे? री इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? जॉब्स कम क्रिएट होंगी, इनकम कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, पूरी वही वाली बात पर आ जाओगे। ठीक है, आप इसको वही वाली बात बताओगे कि एक तो जब रिटेन प्रॉफिट्स कम होंगे तो जॉब्स कम होंगी, इंपोर्टेड गुड के ऊपर खर्चा कम होगा, वही वाली सारी की सारी बात आ जाएगी। ठीक है, और इसको बता दोगे कि ये तरीका होगा। फिर अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपको पता है कि आप मनी सप्लाई को कम कर दो ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। फिर आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे कंजम्पशन कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, तो वापस वही वाली बात सारी रिवाइज होके आ जाएगी। ठीक है, सही है।
चलो अब आप इसको कंक्लूजन में बताओगे क्या? कंक्लूजन में आप इसको सिर्फ पॉलिसीज के क्या बताओगे? कंक्लूजन में आप इसको सिर्फ पॉलिसीज के डिसएडवांटेजेस बताओगे। पहला डिसएडवांटेज आप इसको बताओगे सप्लाई साइड पॉलिसी का, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। ठीक है, फिर आप इसको बताओगे मॉनेटरी पॉलिसी में कि अगर इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, जो भी इंटरेस्ट रेट हो लोग सेव नहीं करेंगे क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, ये लिख सकते हो। और फिर इसको वो दे दोगे कि एंड में जो लाइन होती है, सप्लाई साइड पॉलिसी इज मोर सक्सेसफुल, supply side policy is more successful as it is non-inflationary growth policy and non-conflicting policy। ठीक है, so this ends our specimen paper section C. Is it clear to everyone? So we are done with specimen paper section A, section B, section C. Alhamdulillah.